प्रिय विद्यार्थियों एवं सम्मानीय श्रोतागण, आज के व्याख्यान अध्ययन में मेरी ओर से भी आप सभी को आज के सायंकालीन सत्र में रासायनिक बल गतिकी से जुड़े हुए व्याख्यान मंथन में मेरी ओर से भी आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, स्वागतम। आज के व्याख्यान अध्ययन में बीएससी भाग प्रथम के समस्त विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज जिस विषय पर हम अपना व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे उसका विषय है रासायनिक बल गतिकी से जुड़े हुए गणनात्मक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हल करना। प्रिय विद्यार्थियों, उक्त जो विषय है प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं से जुड़े हुए गणनात्मक मान, उसकी गणित प्रथम कोटि की अभिक्रिया की बल गतिकी से जुड़े हुए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अथवा गणनात्मक मान को हल करना, उक्त विषय बीएससी भाग प्रथम के प्रश्न पत्र तृतीय से भौतिक रसायन विषय से इकाई पंचम से रासायनिक बल गतिकी के रूप में चुना गया है। पुनः आज का जो विषय है प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं, उसकी बल गतिकी से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं की से जुड़े हुए गणनात्मक मान का हल करना, इस आज के जो विषय है प्रिय विद्यार्थी इस वजह से भी खास से अहम है क्योंकि बीएससी भाग प्रथम के भौतिक रसायन विषय से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं के साथ साथ विभिन्न प्रकार की अन्य मेडिकल और इंजीनियरिंग से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी उक्त गणनात्मक मान पर आधारित सवाल पूछे जाते हैं। आज के जो गणनात्मक जो मान हैं, कुछ महत्वपूर्ण सवालों को, गणनात्मक मानों को मैंने श्याम पट्टे पर अंकित किया है। आज के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, आज के जो सवाल हैं, ये हमारे बीएससी भाग प्रथम के प्रथम कोटि की से जुड़े हुए बल गतिकी से जुड़े हुए, इसके पूर्व में रासायनिक बल गतिकी से, विगत रासायनिक बल गतिकी से जुड़े हुए वीडियो पर जो हमने महत्वपूर्ण समीकरण, व्यंजक, सूत्र उत्पन्न किए थे, उस पर जो है आज के गणनात्मक मान, सांख्यिकी मान आधारित है। उन तमाम उस समस्त पूर्ववर्ती गणनात्मक जो हमारे पास में समीकरण थे, सूत्र थे, उन पहले के विगत सूत्रों को, महत्वपूर्ण समीकरणों को मैं पुनः आप सभी के सम्मुख जो है दोहरा देना चाहता हूं, जिसको मैंने श्याम पट्टे पर जो अंकित किया है। उन महत्वपूर्ण विगत इस रासायनिक बल गतिकी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण समीकरण है, सूत्र हैं, पहला वाला जो है जो इसमें प्रयोग में लिया जाएगा आज के गणनात्मक मान को हल करने में। पहला वाला है हमारे पास में dx अपॉन dt बराबर है हमारे पास में k1 इंटू a माइनस एक्स क्या होगा, तो dx अपॉन dt बराबर k1 इंटू a माइनस एक्स जो है, इसमें पहले वाले जो हमारे पास में जो राशि है dx बाई dt, ये प्राय विद्यार्थी इसके बारे में जो है तो अनजान होते हैं, अनभिज्ञ होते हैं कि ये राशि क्या होती है। तो प्रिय विद्यार्थी, यहाँ पर वियोजन की मात्रा का समय के सापेक्ष जो है परिवर्तन है, तो इसी स्थिति में dx बाई dt जो है ये अभिक्रिया वेग के मान को प्रदर्शित करती है। इसके अलावा आगे वाला हमारे पास, इसके जो तुरंत जो आगे वाला जो व्यंजक की जो राशि है, ये राशि जो है k1 को दर्शाती है। प्रिय विद्यार्थियों, कोई भी कोटि की अभिक्रिया हो, यहाँ पर आज हमारी जो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार के अभिक्रिय तो बिंदुओं का हमने विवेचन किया था। तो k1, k2, k3 और k0 जो है, जहां पर ये जो अंक 1, 2, 3 और 0 है, ये भिन्नात्मक हम प्रदर्शित करते हैं। ये उक्त संभावित, उक्त प्रदर्शित कोटि की अभिक्रिया के बारे में सूचना प्रदान करता है। यहाँ पर देखेंगे आप जो k1 लिखा हुआ है, इस k1 में आप देखेंगे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के मान को दर्शाता है। इसके अगला वाला जो है प्राय विद्यार्थियों में a माइनस एक्स की जो है भ्रम की स्थिति पैदा होती है कि a माइनस एक्स क्या होता है, इसकी विमा क्या होती है। चूंकि प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर a जो है प्रारंभिक सांद्रता के मान को प्रदर्शित करता है, दर्शाता है। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे इसमें से x वियोजन की मात्रा जो है निष्कासित होती है। तो कुल मिलाकर के संपूर्ण रूप से a माइनस एक्स, a ऋण x जो होगा, ये a माइनस एक्स इस राशि में जो होगा, ये भी सांद्रता की विमा को ही दर्शाएगा।
तो कुल मिलाकर के पहला वाला जो सूत्र है हमारे पास में dx/dt बराबर केवल a-x जो है ये वेग नियम या वेग समीकरण को दर्शाता है, जिस पर आधारित आज हम गणितीय मान जो है संख्यात्मक मान जो है सवाल हल करेंगे। ये मैं सुस्पष्ट कर देना चाहता हूं कि उक्त जो समीकरण है ये हमने dx/dt के रूप में हमने परिकलित किया है। तो ऐसी स्थिति में प्रिय विद्यार्थियों ये हमारे पास में जो है dx/dt जो है अवकलित वेग समीकरण के मान को दर्शाता है। अब बारी आती है हमारे पास में अगले वाले समीकरण नंबर 9 की। जब प्राय विद्यार्थियों से पूछा जाता है कि उक्त सूत्र जो अवकलित वेग समीकरण को दर्शाता है अथवा समाकलित वेग समीकरण को दर्शाता है, तो प्राय विद्यार्थियों में उनके मस्तिष्क में ये भ्रम की स्थिति जो है पैदा हो जाती है और वो t½ बराबर 0.693 विभाजित केवन को जो है समाकलित वेग समीकरण उसको समझ बैठते हैं। और जब जिस प्रकार से गणनात्मक मान जब मुझसे पूछे जाते हैं, सवाल पूछे जाते हैं, तो उक्त सूत्र को जो है वो लागू करते हैं। उस सूत्र के संदर्भ में जो है उसका मान जो है उसको लागू करके उससे जुड़ी विभिन्न प्रकार की सांद्रता और अर्धायुकाल के मान परिकलित करने होते हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रिय विद्यार्थी यहाँ पर लिखा हुआ है t½ जो होता है यहाँ पर अर्धायुकाल के मान को दर्शाता है। पुनः मैं आपसे भी बीएससी भाग बन के आज के हमारे जो गणनात्मक मान को सवालों को हल करने से पूर्व इससे जुड़े हुए तमाम इससे पूर्व से जुड़े हुए विगत वेग समीकरण महत्वपूर्ण नियम सूत्रों के बारे में पुनः संक्षिप्त में उन पर चर्चा करेंगे, पदों के बारे में चर्चा करेंगे जो आज के इस सवालों पर आधारित होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब t½ प्रिय विद्यार्थी जो कोई भी संख्यात्मक मान दिया हुआ है, जब आपको तभी प्रयोग में लेना होता है जब उसमें जो कोई अर्धायुकाल अथवा सांद्रता का मान जो है आधा जो है कहीं उसमें उल्लेख किया वर्णित किया गया हो। ऐसी स्थिति में आप समीकरण नंबर जो है 9 को जो है प्रयोग में लेंगे और आवश्यक पूछी गई जो सूचना है, जो जानकारी, जो राशि है बलगतिकी से संबंध उसके बारे में आपको जो है विवेचना करनी होती है, वर्णन करना होता है। जिससे यहाँ पर जो है अर्धायुकाल का मान जो है t½ बराबर 0.693/K1 के होता है। कुछ न्यूमेरिकल इस तरह से भी पूछे जाते हैं कि आप इस न्यूमेरिकल में हमने जो विगत रासायनिक बलगतिकी से जुड़े हुए हमने जब इस सूत्र की उत्पत्ति की थी, तो प्रिय विद्यार्थियों आप ये चीज को देखेंगे इस समीकरण पर आप देखेंगे इसमें सिर्फ 2 राशि जो है समावेशित है, अर्धायुकाल है, इसके साथ साथ जो प्रथम कोटि वेग स्थिरांक जो है K1 है। कुछ सवाल इस तरह से भी जो है पूछे जाते हैं कि किसी भी प्रथम कोटि की सांद्रता के लिए आप देखेंगे कोई भी जो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए कोई भी सांद्रता दे देंगे, 0.2 मोल दे देंगे, 0.4 मोल दे देंगे, कुछ भी जो है उनको जो है उस न्यूमेरिकल में वो जो जब सवाल पूछा जाता है तो प्रारंभिक सांद्रता को कहीं ना कहीं जो दर्शाते हैं। तो ऐसी स्थिति फिर पूछा जाता है कि बताइए अर्धायुकाल का मान जब आप परिकलित करेंगे तो ऐसी स्थिति में आप उसका मान जो है सांद्रता पर जो है किस प्रकार जो है उसका मान को परिकलित करेंगे, जबकि उसमें जो है K1 का मान जो दिया रखा है, K1 का मान दिया होता है, प्रारंभिक सांद्रता का मान उस रासायनिक अभिक्रिया में दिया हुआ था और अर्धायुकाल का मान पूछा जाता है। फिर से इस सवाल को समझिए, कोई भी न्यूमेरिकल हम जब दिया जाता है पूछा जाता है, ऐसी स्थिति में जब प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए 2 चीजें यदि दी गई है उसमें सम्मिलित की गई है, कोई भी प्रथम कोटि की जो रासायनिक अभिक्रिया है उसकी प्रारंभिक सांद्रता 0.2 मोल पर लीटर है और उसका वेग स्थिरांक 1.1 है। कोई भी 2 राशियां दे रखी है, सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता के साथ साथ जो है आप देखें वेग स्थिरांक का मान भी उसमें दिया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जब अर्धायुकाल का मान पूछा जाता है तो प्राय विद्यार्थी प्रारंभिक सांद्रता को समीकरण नंबर जो है 9 में प्रतिस्थापित करते हैं और समीकरण नंबर 2 को प्रतिस्थापित करने के मान रखने के बाद में जो अर्धायुकाल का मान परिकलित करने लग जाते हैं। जबकि मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं प्रिय विद्यार्थियों, प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के लिए अर्धायुकाल जो क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। इस स्थिति में यदि किसी भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया में प्रिय विद्यार्थी यदि प्रारंभिक सांद्रता दे रखी है तो ऐसी स्थिति में उसका कहीं पर भी इस सूत्र में जो है आप प्रयोग ना करेंगे। सिर्फ आप उस रासायनिक अभिक्रिया में जो आपको दे रखी है उसमें जो है यदि प्रथम कोटि की अभिक्रिया तो ऐसी स्थिति में आप जो है वेग स्थिरांक K1 का मान ही परिकलित रखेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे और तदनुरूप जो है अर्धायुकाल का मान परिकलित करेंगे। तो आप ये गलती ना करें जब भी सवाल पूछा जाता है अर्धायुकाल से संबंधित प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, क्योंकि मूल समीकरण हमें
ये महत्वपूर्ण सूचना प्रदान करता है। इससे हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में यदि सांद्रता भी यदि दे रखी है तो ऐसी स्थिति में अर्धवायु काल का मान प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर ना करके वो केवल वेग स्थिरांक जो उस पर निर्भर करता है। तो ये तो हुआ पहला वाला सवाल हमारा जो अर्धवायु काल से जुड़ा हुआ, जिसमें प्रारंभिक सांद्रता को जो है आप उसको जो है उपेक्षित करेंगे, उसको दर्शाएंगे नहीं और ऐसी स्थिति में केवल का मान निकालेंगे। अब बारी आती है हमारे पास में समाकल वेग समीकरण आधारित है। इस समीकरण वेग समय केवल बराबर 2.303 log a अपॉन a माइनस का है। इस पर आधारित इन दोनों समीकरणों पर आधारित दो मान जो है मैं यहाँ पर श्याम पट्टे पर मैंने लिखा है। आइए पहला वाला जो हमारे पास में सवाल है, 60 मिनट में सल्फ्यूरिल क्लोराइड की प्रारंभिक मात्रा आधी रह जाती है, यदि विघटन की क्रिया प्रथम कोटि की हो तो वेग स्थिरांक का मान ज्ञात करिए। ये एक ऐसा महत्वपूर्ण सवाल है जो कई प्रकार की इंजीनियरिंग, मेडिकल और बीएससी प्रथम के भौतिक रसायन विषय से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं हैं, प्रतियोगी परीक्षा है। इस दोनों व्यंजकों पर, दोनों समीकरणों पर, सूत्रों पर आधारित हम सोल्व करेंगे। हमने एक महत्वपूर्ण सवाल का चुनाव किया है। इस सवाल को जो है पुनः मैं दोहरा देना चाहता हूँ। 60 मिनट में सल्फ्यूरिल क्लोराइड की प्रारंभिक मात्रा आधी रह जाती है, यदि विघटन की क्रिया प्रथम कोटि की हो तो वेग स्थिरांक का मान परिकलित करिए। आइए इस समीकरण का जो है हम हल करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हमने जब इस समीकरण को हमने किया है, इस सवाल को लिखा है, तो ऐसी स्थिति में हमें आप सभी प्राय विद्यार्थियों को जब कोई भी सवाल दिया जाता है तो सवाल को देने के पश्चात आप उसके अंदर जो सम्मिलित जितने भी राशियां हैं, पद है, उसके इर्द गिर्द आपको अपना मस्तिष्क जो है उसके इर्द गिर्द जो है आपको प्रयोग में लाना है, राशियों को छांटना है और राशियों को छांटने के उपरांत में फिर आपको जो है ये भी सुनिश्चित करना होगा कि उक्त दी गई राशियां अथवा पद है, ये विभिन्न प्रकार के जो विमा है, जो मात्रक है, ये किस सूत्र के इर्द गिर्द घूमती है। जाहिर सी बात है 60 मिनट में सल्फ्यूरिल क्लोराइड की प्रारंभिक मात्रा आधी रह जाती है। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे अर्धवायु काल की परिभाषा से टी अर्धवायु काल बराबर जो है 60 मिनट की होगा। और आप देखेंगे विघटन की क्रिया प्रथम कोटि की, जाहिर सी बात है प्रथम कोटि की जुड़ी हुए हमारे पास में जो सूत्र है, समीकरण नंबर जो हमारे पास में 9 है, टी हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन केवल, ये आपको प्रयोग में लेना है। और पूछा गया कि वेग स्थिरांक का मान ज्ञात करिए, तो केवल बराबर 0.693 है और इसको विभाजित करेंगे अर्धवायु को टी हाफ से और यहाँ टी हाफ का मान लिखेंगे यहाँ पर 60 मिनट के और केवल का मान परिकलित करेंगे। इन मानों को इसमें रखेंगे और केवल का मान हमारे पास में 11.53 मिनट का मान जो है आप परिकलित कर लेंगे। फिर से इस न्यूमेरिकल को मैं दोहरा देना चाहता हूँ। 60 मिनट में सल्फ्यूरिल क्लोराइड की प्रारंभिक मात्रा आधी रह जाती है, यदि विघटन की क्रिया प्रथम कोटि की है तो वेग स्थिरांक का मान ज्ञात करिए। तो वेग स्थिरांक का मान ज्ञात करने में आप समीकरण नंबर 9 जो है प्रयोग में लेंगे और यहाँ पर जो आधी रह जाती है, जाहिर सी बात है टी समय हमारे पास में प्रारंभिक समय टी बराबर 0 है, तात्क्षणिक समय टी बराबर टी है और हमारे पास में एक महत्वपूर्ण टी बराबर अर्धवायु काल भी है। तो उस अर्धवायु काल वाले फॉर्मूले को आप जो है अर्धवायु काल प्रथम कोटि की दे रखा है, सवाल में साफ दे रखा है कि प्रथम कोटि है और आधी मात्रा विघटित होती है, तो ये वाला जो समय होगा टी अर्धवायु काल ही होगा। और ऐसी स्थिति में हमें जो है केवन का मान जो वेग स्थिरांक का मान परिकलित करना होता है। तो इस समीकरण नंबर 9 में रख करके आप अर्धवायु काल का मान जो है आप देखेंगे यहाँ पर वेग स्थिरांक का मान जो है ज्ञात कर लेंगे। अब बारी आती है अगले वाले एक अन्य महत्वपूर्ण सवाल की, यदि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का मान जो 1.15×10⁻³ सेकंड इनवर्स है, तो कितने समय में क्रिया कारक की 5 ग्राम से घट करके मात्रा जो है 3 ग्राम रह जाएगी। ये एक अन्य महत्वपूर्ण सवाल जो हमने चुना है और ये एक ऐसा महत्वपूर्ण सवाल है जिसको कई प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में और बीएससी बाग प्रथम में भी पूछा गया है। इस सवाल को मैंने श्याम पट्टे पर लिखा है, इस एक अहम सवाल का मैंने चुनाव किया है। इस सवाल को जो है मैं फिर से आप सभी के समक्ष दोहरा देना चाहता हूँ। किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का मान 1.15 और 10⁻³ सेकंड इनवर्स प्रक्षित किया गया। फिर आगे पूछा गया तो कितने समय में क्रिया कारक की 5 ग्राम से घट कर के मात्रा जो है 3 ग्राम रह जाएगी। प्रिय विद्यार्थियों, जब भी पुनः एक महत्वपूर्ण सिद्धांत जो है एक अभिग्रहित आपको बता देना चाहता हूँ। जब कोई भी जब सवाल दिया जाता है तो सवाल देने के पश्चात में आप उसमें दिए गए राशियों को जो है चुनाव करेंगे
आप ये सुनिश्चित करेंगे कि अभिक्रिया प्रथम कोटि की, द्वितीय कोटि की, तृतीय कोटि की, जो उसमें दे रखा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए आपको जो है जो मूलभूत समीकरण है K1 बराबर 2.3 समीकरण नंबर 8 वाला, इसमें दे रखा है वेग स्थिरांक K1 का मान जो दे रखा है, आप देखेंगे 1.15 10 की घात -3। फिर देखेंगे कितने, आप देखेंगे प्रश्न पूछा गया है जो टाइमिंग का मान, समय का मान परिकलित करिए, सांद्रता 5 से 3 घटेगी तो जाहिर सी बात है प्रारंभिक सांद्रता A बराबर 5 होगी, A माइनस बराबर 3 की होगी। और इन मानों को क्या करेंगे आप, हमारे पास में जो मूल समीकरण, समीकरण नंबर जो है 8 की K1 बराबर 2.303 लोग A अपन A माइनस एक्स में रखेंगे। और अंत में आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो है K1 का मान यहाँ रखेंगे और समय का मान जो है आप परिकलित कर लेंगे। और इन मानों को इसमें लगाने के पश्चात में हमें जो है समय का मान जो कितने समय में, यहाँ पर लिखा पूछे कितने समय में, तो इन मानों को K1 का, A का, A माइनस एक्स का मान A माइनस एक्स के बराबर 3 का रख करके आप आवश्यकता अनुसार तदनुरूप जो है समय का मान परिकलित करेंगे। इस प्रकार से दो महत्वपूर्ण सवाल हमने चुने थे जो प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं की बल गतिविधि पर आधारित थे। आने वाले समय में, आने वाले कल को पुनः रासायनिक बल गतिविधि के एक नए विषय के साथ आप सभी के मध्य हम हाजिर होंगे। आप रखिए अपना ख्याल, मुझे दीजिए इजाजत। पुनः आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद, आभार और नमस्कार।